नमस्कार बच्चों, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कक्षा 10वीं के विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम को पढ़ रहे हैं। उसके कई टॉपिक को हम लोगों ने देखा, श्वसन, परिवहन, पोषण। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? यानी जिस हमारे शरीर में जैसे पोषण, श्वसन के अंतर्गत क्या हुआ कि पोषण के अंतर्गत निर्माण हुआ, छोटे यौगिक मिलकर के बड़े यौगिकों का निर्माण किया, जैसे CO2 और H2O मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण किए। श्वसन के अंतर्गत यही ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ करके CO2 और H2O में टूटा। तो ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं जब भी हमारे शरीर में होती हैं, इसे एक शब्द से जानते हैं जिसे कहते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। अब ये आप समझिए कि उपापचय भी दो तरह के होते हैं। पहले थोड़ा सा इसे समझ जाइए, फिर हम लोग उत्सर्जन की ओर बढ़ेंगे। उपापचय दो तरह के होते हैं, एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिक। एनाबॉलिज्म यानी उपचय और कैटाबॉलिक अपचय। सीधे सीधे शब्दों में जानिए कि जब उपचय में बड़े यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, CO2 और H2O मिले ग्लूकोज का निर्माण किया। अपचय में टूटता है, जैसे कि श्वसन। तो ये दोनों क्रियाएं जब संयुक्त रूप से हमारे शरीर में चलती हैं तो बहुत सारे अवशिष्ट पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, ये अवशिष्ट पदार्थ कुछ क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होते हैं शरीर के लिए। अगर ये हमारे शरीर से ना निकले, चाहे पौधे हों या जंतु, तो ये शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और कई तरह की परेशानियां निकलती हैं, कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं शरीर में। तो अवशिष्ट पदार्थ और ऐसे हानिकारक पदार्थों के निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। तो जैसा पहले भी मैंने बताया था कि छोटे जीवों में तो डिफ्यूजन के द्वारा, विसरण के द्वारा आसानी से हो जाता है, पर बड़े बड़े जीवों में यह एक विभिन्न प्रक्रियाओं के कहने का मतलब कई अंग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं, तब इसे क्या कहेंगे? उत्सर्जन तंत्र। तब क्या कहेंगे? जब कई अंग मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे तो उत्सर्जन तंत्र। तो इसमें उत्सर्जन तंत्र कार्य करता है। अब ऐसे बच्चों अवशिष्ट पदार्थ में क्या क्या निकलते हैं? जैसे श्वसन में आप लोगों ने पढ़ा है कि CO2 बनता है और प्लस H2O। तो ये H2O तो CO2 आपको जब हम सांस लेते और छोड़ते हैं तो बाहर निकल जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट से बने इस CO2 का तो निकलना हमारे श्वसन प्रक्रिया के कारण आसान हो जाता है। अब आते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा जो हमारे शरीर में निर्माण होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में होता है, जिसको कि नाइट्रोजन युक्त विषाक्त पदार्थ है। प्रोटीन टूट करके बनता है एमिनो एसिड में अंत में, लेकिन इसके टूटने के दरमियान प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन होता है हमारे शरीर में, उसमें बहुत सारे नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है, जिसमें है अमोनिया, यूरिक एसिड। बच्चों, हम लोगों के शरीर में जो सबसे तेज़ी से प्रोटीन के टूटने की प्रक्रियाएं बनता है वो हमारे शरीर में होता है अमोनिया। ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस है, पर ये अमोनिया क्या है? जल में घुलनशील होता है।
तो जल में ये घुल करके और तुरंत किसका निर्माण कर देता है? यूरिया का निर्माण कर देता है। तो ये अमोनिया, और यूरिया क्या है? अमोनिया की तुलना में लेस पॉइजनस सब्सटेंस है शरीर में हमारे। तो ये यूरिया और यूरिक एसिड का जो निर्माण होता है ये हमारे मूत्र द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसों का निकलना हमारे शरीर से ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकलेंगे तो हमारे शरीर का नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ देखा कि कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। ये प्रश्न में भी आता है, तो कौन कौन से निकलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलते हैं। उसमें क्या क्या है? यूरिया। और यूरिया किस से बनता है? यानी हमारे शरीर में निकलता है अमोनिया, और यही अमोनिया लेस पॉइजनस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो करके यूरिया में बनता है। और क्या है? यूरिक एसिड। इसके साथ साथ और हमारे शरीर से क्या निकलता है? जल, यानी वेस्ट मटेरियल तो निकलता ही है, पर एक्स्ट्रा में हमारे साथ ये सब जो हैं कहाँ डिजॉल्व रहते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड किसके साथ मिले होते हैं? जल ही के साथ। यानी हमारे शरीर में वाटर का भी रेगुलेशन और कह सकते हैं वाटर का भी कंट्रोल होता है। यानी उत्सर्जन तंत्र के द्वारा हमारे शरीर में जो अतिरिक्त पानी है वह भी बाहर इसी तंत्र के द्वारा निकलते हैं। हम लोगों ने महसूस भी किया है कि जैसे अगर हम कम पानी पी रहे हैं गर्मी के दिनों में तो क्या है? यूरिनेशन कम होता है। और पानी अगर ज़्यादा हम पीते हैं तो क्या है? यूरिनेशन फास्ट होता है। कहने का अभिप्राय कि शरीर में जल का जो लेवल है वो उत्सर्जन के तंत्र के द्वारा ही नियंत्रित होता है। तो जल के इस नियंत्रण को एक टर्म से भी हम लोग जानते हैं जिसे कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। क्या कहते हैं? ऑस्मोरेगुलेशन। यानी हमारे शरीर में इस तरह से वाटर का भी कंट्रोल होता है। और जब मनुष्य जीवों में उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे, मनुष्यों में उत्सर्जन तंत्र को पढ़ेंगे तो कैसे ये ऑस्मोरेगुलेशन काम करता है वहाँ हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों ने उत्सर्जी पदार्थ को देखा, उत्सर्जन क्यों ज़रूरी है इसे समझा। अब बढ़ते हैं कि पौधों में उत्सर्जन क्या होता है। पौधों में तो ऐसे हम लोगों को कोई भी उत्सर्जी तंत्र दिखाई नहीं पड़ते हैं, पर तो पौधों में होता कैसे है उत्सर्जन? तो चलिए जानते हैं पौधों में उत्सर्जन को। बच्चों, पौधों में उत्सर्जन कई तरीके से होता है। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कहाँ रहते हैं? बार्क में। बार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? छाल। पौधों में पत्तियों में भी ये उत्सर्जी पदार्थ जमा होते हैं। और जड़ के द्वारा जमीन में भी ऐसे कुछ उत्सर्जी पदार्थ छोड़े जाते हैं। गैसों को तो हम लोगों ने जाना कि स्टोमेटा के द्वारा, या अतिरिक्त जल, ये जो ऑस्मोरेगुलेशन टर्म को आप लोगों ने यहाँ देखा, यानी अतिरिक्त जल पौधों में किस किस विधि के द्वारा कंट्रोल होता है? तो वाष्पोत्सर्जन, और एक टर्म मैंने और बताया था गटेशन, यानी अतिरिक्त पानी वाष्पोत्सर्जन और गटेशन के द्वारा पौधों में नियंत्रित होता है। साथ साथ वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तो गैस जैसे कि CO2 जो पौधों में बनते हैं और O2 वो निकलते हैं। बच्चों, पौधों में ऐसे और कई उत्सर्जी पदार्थ का निर्माण होता है जैसे टैनिन, गोंद। कुछ ऐसे उत्सर्जी पदार्थों का नाम आप स्वयं भी ढूंढ सकते हैं। तो ऐसे उत्सर्जी पदार्थ पौधों के स्टेम में, बार्क के अंदर भी जमा होते हैं।
जैसे टैनिन कहाँ जमा होता है? छाल में जमा होता है, और जब बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है तो क्या होता है? आप देखते होंगे कि पौधे कुछ दिन के बाद अपने छाल को अपने शरीर से वो आसानी से अलग हो जाते हैं। ये गोंद भी बहुत जगह हम जमा होता है, और कभी कभी पेड़ों से आप देखेंगे कि निकलते भी रहते हैं, अगर अवलोकन आप लोगों ने किया होगा। बच्चों, आप लोगों ने बहुत सारे पौधों में देखा होगा कि जब उनके पत्तियों, फूलों, डंठलों को तोड़ते हैं तो उजला पदार्थ स्रावित होता है, जिसे क्या कहते हैं? लैटेक्स कहते हैं। ऐसे अपने आसपास मौजूद ऐसे पौधों का आप भी अवलोकन करिए और देखिए कि क्या आपके आसपास ऐसे कुछ पौधे मौजूद हैं। जैसे एक मैं कॉमन पौधा बता रही हूँ, कनेर, जिसमें कई तरह के फूल होते हैं, और इसके चाहे फूल को तोड़िए, पत्ती को तोड़िए, इसके बीज को तोड़िए, यानी किसी भी भाग को तोड़िएगा तो उजला पदार्थ निकलता है। ऐसे ही एक और पौधा है जिसको कि अकवन कहते हैं कॉमन बोलचाल में। आप ऐसे कुछ और पौधों को देखिए अपने आसपास कि कहाँ कहाँ से ऐसे पदार्थ होते हैं। तो ये जो लैटेक्स निकल रहा है ये भी उस पौधे का अवशिष्ट पदार्थ है, जो लैटेक्स के माध्यम से पौधों में जमा उसके वेस्ट मटेरियल लैटेक्स के माध्यम से बाहर निकलते हैं। हम लोगों ने अपने जीवन में हमेशा देखा है कि एक टाइम के बाद पौधों की पत्तियां झड़ जाती हैं, तो बच्चे पौधे अपने पत्तियों में भी वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करते हैं। ये पत्तियां जब पुरानी हो जाती हैं और उनमें कह सकते हैं कि अवशिष्ट पदार्थ जमा करने की क्षमता नहीं होती है, तो धीरे धीरे वो पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, और क्या होता है? पौधे इन पत्तियों का त्याग कर देते हैं और कुछ समय के बाद ये पत्तियां झड़ जाती हैं। जैसे पतझड़ के सीजन में आप लोगों ने ज़्यादातर पौधों को देखा होगा कि ये पत्तियां झड़ जाती है। ये पत्तियों के झड़ने का मुख्य कारण है कि उसमें वेस्ट मटेरियल अब जमा हो गए हैं, उनमें और रखने की क्षमता नहीं है, हमारे डस्टबिन की तरह। यानी पत्तियां भोजन तो बनाती ही हैं, साथ साथ पौधों के लिए वो डस्टबिन वेस्ट मटेरियल इकट्ठा करने का भी काम करती है। बार्क, पत्तियां, ये सब पौधों के अवशिष्ट पदार्थों को जमा करती हैं और समय समय पर ये पौधों से अलग होते रहते हैं। साथ साथ आप लोगों ने जैसे वैक्यूल्स कोशिका में पढ़ा होगा, रसधानी, तो ये वैक्यूल्स भी जो पत्तियों में, छालों में मौजूद होते हैं, ये वैक्यूल्स वेस्ट मटेरियल को जमा करने का भी काम करते हैं, अतिरिक्त पानी, ऐसे वेस्ट मटेरियल। तो इन सब माध्यमों से पौधों के शरीर से वेस्ट मटेरियल बच्चों निकलते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल है जो कह सकते हैं कि मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद भी है, जैसे कि गोंद। बहुत सारे गोंद का हम लोग विभिन्न तरीके में इस्तेमाल करते हैं। टैनिन जैसे मटेरियल जो जमा होते हैं वेस्ट मटेरियल के रूप में, उसका बहुत जगह है। और ऐसे टैनिन जैसे और कई नाम हैं, लिग्निन, टैनिन और ऐसे कुछ नामों को आप खोजिए। तो ये सब कहने का मतलब मेरा बस यही है। और जैसे रबर प्लांट से वहाँ भी लैटेक्स निकलता है, तो ये जो लैटेक्स निकलता है वाइट वेस्ट मटेरियल पौधों का, इसको इकट्ठा करके हम लोग क्या बनाते हैं? रबर का निर्माण करते हैं। मतलब कि पौधों के जो वेस्ट मटेरियल है, कई ऐसे वेस्ट मटेरियल हमारे मनुष्यों के लिए वो फ़ायदेमंद भी हैं। तो पौधों के ऐसे वेस्ट मटेरियल के नाम आप लोग इकट्ठा करिए, और ये जीवों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है उसके फ़ायदों को उसके साथ एक सारणी के द्वारा आप लोग दर्शाएं भी। बच्चों, ऐसे कई उत्सर्जी पदार्थों के नाम हम लोगों ने पौधों में जाना, जैसे रेजिन, टैनिन, लेटेक्स, गोंद। ऐसे कुछ नामों को और भी इकट्ठा करिए, सारणी बनाइए, और वो कैसे मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद है ये भी लिखिए। पौधों में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लिए विशेष अंग पौधों में नहीं है, यानी पौधे के हर भाग में ऐसे उत्सर्जी पदार्थ जमा होते हैं और पौधों के द्वारा समय समय पर उसे विभिन्न तरीके से निकाला जाता है, जैसे पत्तियों का गिरना, छालों का हटना, जड़ों के द्वारा ज़मीन में निकालना,
तो इन माध्यमों से पौधों से ये निकलते रहते हैं और पौधे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जन का आप अभ्यास करिए और अगली कक्षा में फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है, उसके लिए कौन कौन से अंग कार्य करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।